2001 से पहले यूएफसी को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। यूएफसी टेलीविजन में टेलीकास्ट नहीं हो रहा था। यूएफसी को एथलेटिक कमीशन और गवर्नमेंट से लीगल फाइट करनी पड़ रही थी और ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स में यूएफसी बैन थी और उस टाइम यूएफसी पेपर व्यू से भी बैन हो गई थी और यूएफसी 70% रेवेन्यू उन पेपर व्यू बाइस से ही कमाती थी और उस टाइम पॉर्न पेपर व्यू में अवेलेबल थी पर यूएफसी पेपर व्यू में अवेलेबल नहीं थी। It makes no real sense that due to some distant political maneuvering, putting pressure on cable companies, they're going to cancel the coverage. This is protecting your rights to go ahead and watch an event of your choosing, but also to protect the sport's survival. Pick up the phone, call your local cable operator, and just simply tell them, I want to have my choice to order the UFC in my home. 1999 में UFC 21 हुआ और ये इवेंट यूएफसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस टाइम केबल कंपनीज ने यूएफसी को बोला था अगर कोई एथलेटिक कमीशन यूएफसी को रेगुलेट करे तो यूएफसी के चांसेस हैं कि वो वापस टेलीविजन में आ जाए और यूएफसी 21 में बहुत सारे कमीशन आए थे इस इवेंट को लाइव देखने की इस स्पोर्ट्स में क्या है और इस इवेंट में 5 मिनट राउंड इंट्रोड्यूस हुए थे। इससे पहले यूएफसी में कोई टाइम लिमिट नहीं थी और कुछ फाइट तो 30-40 मिनट के आसपास हो जाती थी और उन फाइट्स का विनर कौन होता था इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता था क्योंकि उस टाइम कोई जजिंग सिस्टम नहीं था और यूएफसी 21 फर्स्ट इवेंट था जहां 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम यूज हुआ। 10 पॉइंट्स उन्हें मिलते थे जो एक राउंड जीतता है और 9 पॉइंट्स उन्हें मिलते हैं जो राउंड हार जाता है। बेसिकली ये एक स्कोरिंग सिस्टम था जो यूएफसी में फर्स्ट टाइम यूज हो रहा था पर एक फाइट थी जिसने यूएफसी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी और वो थी जेरमी हॉर्न वर्सेस डायोजू टकाशी और इस फाइट में जर्मी साइज में काफी बड़ा था टकाशी से और जर्मी इस फाइट में माउंट पोजीशन से एल्बो लैंड कर रहा था जो बहुत ब्रूटल थी और टकाशी वहां पे कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास साइज एडवांटेज नहीं था और यूएफसी 21 में नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन से 2 लोग आए थे इस इवेंट को देखने। फर्स्ट थे गैलोन कराडो और सेकंड थे लोरेंजो फर्टीटा और गैलन कराडो को वो फाइट बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि वो एक मिसमैच था और उन्हें मालूम था कि टकाशी वहां पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास साइज डिसएडवांटेज है और बॉब मेयर चाहते थे कि नेवाडा इस स्पोर्ट्स को अप्रूव कर दे पर नेवाडा ने इसे अप्रूव नहीं किया। एक दिन लोरेंजो फर्टीटा एक वेडिंग में गए थे और डैना वाइट भी उस वेडिंग में थे और लोरेंजो और डैना बहुत अच्छे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और उस टाइम दोनों का रियूनियन हुआ था उस वेडिंग में और डैना उस टाइम बॉक्सिंग के बिजनेस में था और डैना वाइट कुछ बॉक्सर्स को मैनेज कर रहा था और वो उनका मैनेजर था और उसके बाद एक दिन सैटरडे को डैना और लोरेंजो एक हार्डकोर होटल में चिल कर रहे थे और वहां पे एक यूएफसी फाइटर था जिसका नाम था जॉन लुइस और जॉन लुइस ब्लैक बेल्ट था ब्राजीलियन जिजुत्सु का और लास वेगस में उस टाइम जॉन लुइस ही अकेला ब्राजीलियन जिजुत्सु का ब्लैक बेल्ट था और उसके अलावा वहां पे कोई ब्लैक बेल्ट नहीं था बीजेजे का और उस टाइम डैना और लोरेंजो फर्टीटा ने जॉन लुइस से बात करी और उनसे पूछा कि ग्राउंड में किस तरीके से फाइट होती है और फिर उसके बाद एक दिन जॉन लुइस ने डैना वाइट और फर्टीटा ब्रदर्स को एक जिजुत्सु की क्लास दी ताकि वो ग्राउंड गेम को समझ सके और उस टाइम जॉन लुइस के जिम में बीजे पेन, टीटो टीज, चक लिडेल और भी बहुत सारे यंग फाइटर्स थे और उस क्लास को लेने के बाद डैना वाइट और फर्टीटा ब्रदर्स को एमएमए समझ में आया और उन्हें पता चला कि ये चीज कितनी इंटरेस्टिंग है और उन्हें ग्राउंड में फाइट बहुत बढ़िया लगने लगी और वो एमएमए के फैन बन गए और वो एक बॉक्सिंग फैन थे और फिर उसके बाद डैना वाइट टीडोस टीज और चक लिडेल का मैनेजर बन गया और यूएफसी 22 में डैना वाइट टीडो टीज को मैनेज कर रहा था। डैना वाइट नेगोशिएशन के टाइम बॉब मैरेज से बात कर रहा था क्योंकि उस फाइट के बाद बॉब ने टीडो टीज को जितने पैसे देने की बात कही थी उतने बॉब ने देने से मना कर दिया। डैना वाइट एज अ मैनेजर नेगोशिएशन वहां पे करने लगा और बॉब ने चिल्ला के बोला देयर इज नो मनी हियर और उस टाइम डैना वाइट को पता चल गया कि यूएफसी बहुत ज्यादा ट्रबल में है और यूएफसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो फाइटर्स को ढंग से पे कर सके। फिर डैना वाइट ने ये चीज अपने फ्रेंड लोरेंजो फर्टीटा को बताई और डैना ने बोला कि उन्हें यूएफसी को खरीदना चाहिए। लोरेंजो और फ्रैंक ये दोनों भाई हैं और उनके फैमिली का कसिनो का बहुत बड़ा बिजनेस था लास वेगस में
और जब लोरेंजो और फ्रैंक ने अपने फादर को बताया कि वो यूएफसी को खरीदना चाहते हैं तो उनके फादर इस चीज के अगेंस्ट थे। और फर्टीडा ब्रदर्स ने आज तक जितने भी काम किए थे उनके फादर ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया था, पर यह फर्स्ट टाइम था जहां उनके फादर इस डिसीजन से खुश नहीं थे कि उनके बेटे यूएफसी को खरीदना चाहते हैं। और बॉब मायरस भी ये सुन के काफी सरप्राइज थे कि कोई इंसान यूएफसी को खरीदना चाहता है, क्योंकि उस टाइम इसमें कोई प्रॉफिट नहीं था और उस टाइम यूएफसी को खरीदना हर एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि यूएफसी टेलीविजन में नहीं आता था और उसे हर इवेंट के लिए गवर्नमेंट और एथलेटिक कमीशन का सामना करना पड़ता था। और बॉब ने उस टाइम फर्टीडा ब्रदर्स से फोन में ये पूछा कि वो क्या खरीदना चाहते हैं और लोरेंजो फर्टीडा ने बोला यूएफसी और बॉब वहां हंसने लगे और बॉब ने बोला कि अभी यूएफसी में कुछ नहीं बचा और लोरेंजो फर्टीडा ने बोला कि वो 3 लेटर खरीदना चाहते हैं यूएफसी। और जनवरी 2001 में फर्टीडा ब्रदर्स ने यूएफसी को खरीद लिया $2 मिलियन में और उन्होंने इस पार्टनरशिप को जूफा नाम दिया, क्योंकि फर्टीडा ब्रदर्स इटालियन के हैं और जूफा का मतलब इटालियन में फाइट होता है। और फ्रैंक और लोरेंजो सोच रहे थे कि इस बिजनेस को कौन संभालेगा, तो उनके दिमाग में डायना वाइट का नाम आया, क्योंकि डायना वाइट इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे और यहाँ पे किसी को मालूम नहीं था कि इस बिजनेस में क्या करना है, इवन डायना वाइट को भी नहीं। और 23 फरवरी 2001 यूएफसी 30 का इवेंट हुआ न्यू जर्सी ट्रम्प ताजमहल में और वो इवेंट बहुत सक्सेसफुल था और इस टाइम यूएफसी एथलेटिक कमीशन के साथ काम कर रही थी। Dana White, president of the Ultimate Fighting Championship. Dana, congratulations on your first show. That's got to feel good. Thank you very much, James. I appreciate it. We're very excited. We got a sellout crowd here, 5,000 people. Basically, what we want to do is we want to make the Super Bowl of mixed martial arts. We want to make it more fan-friendly. We want to get the crowd involved in it, and we want to bring back the best fighters in the world. The future begins right now. The future begins tonight. We're going to continue to work with state athletic commissions. We're going to work very hard to get put back on pay-per-view and cable. और उससे एक साल पहले लोरेंजो फर्टीडा नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन के वाइस चेयरमैन भी थे, तो उन्हें मालूम था कि किस तरीके से इन सब चीजों को हैंडल करना चाहिए और उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर न्यू रूल्स बनाए और उन्होंने ये रूल्स एथलेटिक कमीशन को दिखाए और बताया कि ये रूल्स एथलीट्स के हेल्थ और सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। और 23 जुलाई 2001 को नेवाडा स्टेट के एथलेटिक कमीशन ने एमएमए के उन यूनिफाइड रूल्स को अप्रूव कर दिया और 28 सितंबर 2001 यूएफसी 33 इवेंट के टाइम केबल ऑपरेटर ने फिर से यूएफसी को टेलीविजन में टेलीकास्ट करना चालू कर दिया और ये इवेंट लास वेगस न्यूयॉर्क में हुआ था और इस इवेंट के लिए बहुत हाइप थी और काफी सारे फैंस इस इवेंट में आए थे यूएफसी को लाइव देखने और इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटमेंट था और क्राउड भी इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ये फर्स्ट इवेंट था लास वेगस में और इस कार्ड की हर एक फाइट बहुत बेकार थी और सारी फाइट्स डिसीजन में खत्म हुई, सारी फाइट्स बोरिंग थी और केबल कंपनीज उस टाइम यूएफसी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो पूरा इवेंट बहुत बोरिंग इवेंट था। और डायना वाइट इस इवेंट को देख के काफी सैड थे और वो काफी डिप्रेस भी थे, क्योंकि उन्होंने मिलियंस में पैसा इन्वेस्ट किया था इस इवेंट के प्रोडक्शन के लिए। सो नाउ अब यूएफसी कुछ बड़े स्टेट्स से अनबैन हो गया है और अब यूएफसी टेलीविजन में टेलीकास्ट हो रहा है और अब यूएफसी पेपर व्यूज में भी अवेलेबल हो गया है, बट स्टिल यूएफसी उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी जितना उन्हें चाहिए था। और उस टाइम यूएफसी सिर्फ साल में 5 ही इवेंट करवाती थी और यूएफसी 40 काफी बढ़िया था और काफी सक्सेसफुल इवेंट भी था, पर दिक्कत ये थी कि उन बढ़िया फाइट से भी यूएफसी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी और फर्टीडा ब्रदर्स के बहुत पैसे खर्च हो रहे थे इन इवेंट्स को करवाने में। भले वो इवेंट सक्सेसफुल हो, वो उनसे बहुत ज्यादा पैसा गवा रहे थे, वो वहां पे कुछ पैसा नहीं कमा रहे थे। प्राइड वॉर यूएफसी की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सागा था। जब 2001 में डायना वाइट और फर्टीडा ब्रदर्स ने यूएफसी को खरीदा, वो उससे ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे थे और 2003 तक यूएफसी बहुत स्ट्रगल कर रही थी फाइनेंशियली और यूएफसी के पेपर व्यू बाइस कभी भी
100,000 बाइस से ऊपर तक नहीं जाते थे। और यूएफसी उस टाइम बहुत ट्राई कर रही थी कि कोई मीडिया यूएफसी को रिकॉग्नाइज करे। उस टाइम कोई भी मीडिया यूएफसी को कवर करना नहीं चाहता था, ना ही ESPN और ना ही फॉक्स, और ये सारे मीडियाज यूएफसी में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। और फर्टीडा ब्रदर्स यूएफसी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे थे और इन रिटर्न उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। और उसी सेम टाइम पे वर्ल्ड की बिगेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट कंपनी थी प्राइड, और एज कंपेयर टू यूएफसी प्राइड बहुत बड़ी कंपनी थी। यूएफसी इतना स्मॉल था कि वो ट्रम्प ताजमहल में सिर्फ 5,000 फैंस को इकट्ठा करके एक इवेंट कर पा रही थी, और वहीं सेम टाइम में प्राइड टोक्यो डूम में 60,000 फैंस के साथ एक इवेंट करवाते थे। और प्राइड के इवेंट्स काफी बड़े होते थे, उनका प्रोडक्शन, एरिना, एंट्रेंस, फैन बेस बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू यूएफसी। और प्राइड एफसी एक जापानीज कंपनी थी और उसके इवेंट्स जापान में होते थे और उसके रूल्स यूएफसी से काफी डिफरेंट थे। सो अब MMA वर्ल्ड में एक ऐसा टाइम आ रखा था जहां लोग स्टाइल वर्सेस स्टाइल आर्ग्यूमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे, और अब लोग इस आर्ग्यूमेंट में इंटरेस्टेड थे कि कौन सा प्रमोशन बढ़िया है, यूएफसी और प्राइड, किस प्रमोशन के फाइटर सबसे बेस्ट हैं। और उस टाइम दोनों प्रमोशन के बीच में ट्रैश टॉक चलती रहती थी, और डायना वाइट हमेशा बोलता था कि यूएफसी के फाइटर प्राइड के फाइटर से काफी बढ़िया हैं और यूएफसी के फाइटर प्राइड के फाइटर को हरा सकते हैं। Like I said before, it started with a little smack talk between me and the president of Pride. 常に俺の選手がお前のとこの選手をやっつけてやるみたいなことを常に सो 2003 में वैंडरले सिल्वा 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था और वो काफी डेंजरस फाइटर था। और उस टाइम यूएफसी में चक लिडेल काफी पॉपुलर था और वो भी काफी बढ़िया फाइटर था। और डायना वाइट ने एक बार ये बोला कि चक लिडेल वैंडर सिल्वा को हरा देगा, और डायना वाइट ने एक शर्त रखी, अगर चक लिडेल वर्सेस वैंडर सिल्वा फाइट होती है तो उस फाइटर के विनर को डायना वाइट खुद $250,000 देगा। Okay, here with the president of the UFC, Dana White, and first question: $250,000 that he'll win the tournament? $250,000! What is going on here? Well, it wasn't $250,000 to win the tournament. It was $250,000 to beat Vanderlei Silva. If they fight, it's $250,000 that Chuck will beat Vanderlei. और प्राइड एफसी भी ये फाइट करवाना चाहती थी और वो प्रूफ करना चाहती थी कि प्राइड यूएफसी से बढ़िया है। और प्राइड ने चक लिडेल को एक टूर्नामेंट में डाला, और अगर चक लिडेल उस टूर्नामेंट के फिनाले को जीतता तो उसकी फाइट वेंडरले सिल्वा के साथ हो सकती थी। सो 2003 में चक लिडेल प्राइड मिडलवेट ग्रैंड प्रिक्स के टूर्नामेंट में जाता है, और यहाँ यूएफसी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को प्रूव करने की कि यूएफसी वर्ल्ड का बेस्ट प्रमोशन है। सो उस टूर्नामेंट में चक लिडेल वाले ब्रैकेट में काफी डेंजरस और टफ ओपोनेंट थे एज कंपेयर टू वैंडरले सिल्वा। सो फर्स्ट फाइट उस टूर्नामेंट की थी चक लिडेल वर्सेस एलिस्टर ओवरईम, और ये फाइट चक लिडेल के लिए काफी टफ होने वाली थी। और चक लिडेल यूएफसी फाइटर था, और यूएफसी में फाइट्स केज में होती है और प्राइड में फाइट्स रिंग में होती थी, और ये चीज भी चक लिडेल के लिए प्रॉब्लम थी क्योंकि उसे अब ऑक्टागन की जगह रिंग में फाइट करनी पड़ रही थी। सो ये फाइट चक लिडेल नॉक आउट से जीता था, और उस फाइट में डायना वाइट कमेंट्री कर रहा था, और उसके बाद डायना और चक काफी कॉन्फिडेंस थे कि अब चक लिडेल वर्सेस वैंडरले सिल्वा फाइट तो जरूर होगी। We're really excited. Chuck is our go-to guy. If there's anybody that's going to be in the position that was in tonight, I feel comfortable with Chuck. He's one of the best in the world, man. He might even be the best in the world. You need me. We're coming. We're coming for your belt. You need me one time. The first half. We're coming for your belt. और फिर उसके बाद रैम्पेज जैक्सन वर्सेस चक लिडेल वाली फाइट हुई, और ये फाइट चक लिडेल के लिए एक इजी फाइट थी, पर ये फाइट रैम्पेज जैक्सन जीता क्योंकि डायना और चक लिडेल ने अंडर एस्टिमेट किया था रैम्पेज जैक्सन को, और उस फाइट में रैम्पेज जैक्सन ने डोमिनेट किया चक लिडेल को। और जो फाइट डायना वाइट करवाना चाहता था चक लिडेल वर्सेस वैंडरले सिल्वा, वो नहीं हो पाई। I felt that he was a good fighter, but he was a UFC fighter. Man, this is pride. सो 2004 से पहले फर्टीडा ब्रदर्स ने इस बिजनेस में बहुत पैसे खर्च किए। उन्होंने
40 से 50 मिलियन डॉलर लूज कर दिए इस बिजनेस में। और फिर लोरेंजो ने डेना वाइट को फोन किया और बोला कि वो यूएफसी को बेचना चाहते हैं। और लोरेंजो ने डेना वाइट को ये भी बोला कि वो अपनी फैमिली का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। और फिर डेना वाइट ने डैन लेबर्ट से बात करी और फिर डेना ने लोरेंजो को बोला कि यूएफसी 6 मिलियन में बिक सकती है। और फिर लोरेंजो फर्टिडा ने डेना वाइट को ओके बोला और फिर वो सो गए। सो जब नेक्स्ट डे लोरेंजो फर्टिडा सो के उठे और उसने डेना को फोन करके बोला फक इट, लेट्स कीप गोइंग। और उसके बाद फिर यूएफसी ने अल्टीमेट फाइटर इंट्रोड्यूस किया और फर्टिडा ब्रदर्स ने अपना लास्ट $10 मिलियन इस पूरे शो में इन्वेस्ट किया, क्योंकि इस शो में कोई स्पॉन्सर नहीं था और इस शो की ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट हुई थी। और ये स्पाइक टीवी में हुआ था, जिस नेटवर्क के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। और ये एक रियलिटी शो था जहां पे लोग फाइट फ्री में देख सकते थे। और इस शो का पर्पस था लोगों को दिखाना कि एक फाइटर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, उन्हें कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और इसमें फाइटर की बैक स्टोरी भी दिखाई गई। और इस शो में 16 फाइटर थे जो एक हाउस में थे और वो एक टूर्नामेंट के लिए फाइट कर रहे थे और विनर को यूएफसी का 6 फिगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और जब अल्टीमेट फाइटर का सीजन 1 हो रहा था तब जो कंटेस्टेंट थे उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें इस शो में फाइट करना पड़ेगा। उन सबको लग रहा था कि वो किसी इवेंट में फाइट करेंगे क्राउड के सामने, पर ऐसा नहीं था। उन्हें इस रियलिटी शो में फाइट करना था और उन्हें वेट भी बनाना था। तो जब सब कंटेस्टेंट को ये मालूम चला कि उन्हें इस शो में फाइट करनी है, उन सब ने फाइट करने से मना कर दिया क्योंकि वो रेडी नहीं थे। और फिर लोरेंजो फर्टिडा ने डेना वाइट को फोन करके ये बताया कि वो कंटेस्टेंट फाइट करना नहीं चाहते और डेना वाइट ये सुन के बहुत गुस्सा हो गया। और फिर डेना वाइट उस शो में आया 5 मिनट में और उसने एक आइकॉनिक स्पीच दी इस रियलिटी शो में। Do you want to be a fighter? That's the question. It's not about cutting weight. It's not about living in a house. It's about, do you want to be a fighter? It's not all signing autographs and banging broads when you get out of here. It's not. It's no fun, man. It's a job, just like any other job. So the question is, not did you think you had to make weight? Did you think you had to do this? Do you want to be a fighter? That is my question. And only you know that. Anybody who says they don't, I don't want you here. And I'll throw you the out of this gym so fast your head will spin. It's up to you. I don't care. Cool? I love y'all. That's why you're here. So जब ये स्पीच एयर हुई थी, लोगों ने इस रियलिटी शो को देखना चालू किया और डेना वाइट की वो स्पीच बहुत बढ़िया स्पीच थी। इस शो में ट्रैश टॉक हो रही थी। He said, I don't need a pep talk. Could you please give me a minute? If you're mad or not, you're not gonna disrespect me. और बिहाइंड द सीन एक फाइटर की लाइफ में क्या क्या होता है और एक फाइटर किस तरीके से वेट बनाता है, ये सब चीजें दिखाई जा रही थी और लोगों को ये सब पसंद आ रहा था। और स्पाइक टीवी एक ऐसा नेटवर्क था जो यूएस में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था और अल्टीमेट फाइटर के एक एपिसोड में स्पाइक टीवी में 2.3 मिलियन व्यूअर्स उस एपिसोड को देख रहे थे। और स्पाइक टीवी ने उस टाइम अल्टीमेट फाइटर को बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं किया था। और फिर 2005 में अल्टीमेट फाइटर का फिनाले हुआ और ये इवेंट लाइव फ्री था लोगों के लिए और इसमें फॉरेस्ट ग्रिफिन वर्सेस स्टीफन बॉनर की फाइट थी। और जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, दोनों ने एक दूसरे पे पंच थ्रो करना स्टार्ट कर दिया और दोनों ही फाइटर स्लग फेस्ट कर रहे थे। और उस टाइम लोग घर पे बैठ के ये फाइट देख रहे थे और वो फोन करके अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इस फाइट को देखने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि ये यूएफसी की बहुत बढ़िया और बहुत सिकेस्ट फाइट थी। और जैसे ही फाइट ओवर हुई, सब खड़े होके तालियां बजाने लगे और यूएफसी की रेटिंग इस फाइट से काफी हाई हुई। और फाइट खत्म होने के बाद फैंस चैंट कर रहे थे 1 मोर राउंड। सो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही डेना वाइट ने ये चीज सोच ली थी कि इन दोनों फाइटर्स को यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। That was a war. That was a war. That was the craziest fight I've ever seen. That would be the coolest thing in the world. Oh yeah, they should do that. They should call a draw and give them both contracts. We can do it, he said. Call a draw, give them both contracts. Call it a draw. Whatever the judges scored, it is. I thought you wasn't. Right, of course.
but I thought it was a draw. Give them both. और जोय रोगन तो ये बोल रहा था कि इस फाइट को ड्रॉ डिक्लेयर कर देना चाहिए। आई मीन जोय रोगन भी इस फाइट को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और फॉरेस्ट ग्रिफिन ये फाइट जीता। और उसके बाद डैना ने स्टीफन बोनर को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस फाइट के बाद स्पाइक टीवी द अल्टीमेट फाइटर का सीजन 2 भी अपने नेटवर्क में करवाना चाहती थी। और इस फाइट से बहुत सारे यूएफसी फैन बने और उसके बाद यूएफसी के लिए सब कुछ चेंज हो गया और इस फाइट ने यूएफसी को बंद होने से बचा लिया। 2005 के बाद यूएफसी काफी चेंज हुई और अब यूएफसी में बहुत सारे डिफरेंट फेस अराइव हुए जो एक स्टार बन गए थे। मैट ह्यूज, बीजे पेन, जीएसपी और एंडरसन सिल्वा जिन्होंने इस स्पोर्ट्स को बिल्कुल चेंज कर दिया और इनका एरा वन ऑफ द बेस्ट एरा था यूएफसी में। और जब ये फाइट कर रहे थे उस टाइम यूएफसी बहुत ग्रो हो रहा था। और फिर यूएफसी ने डब्ल्यूईसी को खरीद लिया और उन्हें वहां से डोमिनिक क्रूज, यूराया फेवर जैसे फाइटर मिले और फिर यूएफसी ने डब्ल्यूएफए को खरीद लिया और वहां से उन्हें रैमपेज, लियोटो मचीडा जैसे फाइटर मिले। और यूएफसी उसके बाद काफी सारे प्रमोशन को खरीद रही थी और जब यूएफसी ग्रो हो रही थी सेम टाइम पे प्राइड कंपनी घाटे में जा रही थी और उसके काफी सारे रीजन थे कि क्यों प्राइड घाटे में जा रही थी। और उसके बाद प्राइड की टीम ने यूएफसी को फोन किया और बोला कि वो प्राइड कंपनी को बेचना चाहते हैं। और फिर 2007 में यूएफसी ने प्राइड एफसी को खरीद लिया और यहां से बहुत सारे फाइटर यूएफसी में आए लाइक वैंडरे सिल्वा, मिरुको क्रो कॉप और यहां से बहुत सारे एक्साइटेड मैचअप और फाइट बने। डैन हेंडरसन वर्सेस एंडरले सिल्वा, वैंडरे सिल्वा वर्सेस चक लिडल, वो सारी फाइट्स जो डैना वाइट बुक करना चाहता था वो सारी फाइट्स डैना वाइट ने फिर बाद में बुक करी जब उन्होंने प्राइड को खरीद लिया। और उसके बाद फिर वो सारी फाइट्स यूएफसी फैंस को देखने को मिली जो उन्हें देखनी थी। और यूएफसी 100 एक बहुत बड़ा इवेंट था जो 11 जुलाई 2009 को हुआ था। डैन हेंडरसन वर्सेस माइकल बिस्पिंग उस कार्ड में था और जीएसपी उस कार्ड में था और मेन इवेंट था ब्रॉक लेसनर वर्सेस फ्रैंक मियर का रीमैच। और उस फाइट के लिए बहुत ज्यादा हाइप थी, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक चल रही थी क्योंकि दोनों एक दूसरे से हेट करते थे और यूएफसी 100 काफी सक्सेसफुल था। और उसके बाद सब कुछ हिस्ट्री बन गया। 2011 में यूएफसी ने फॉक्स के साथ डील साइन करी, वो भी 7 साल की। और एक टाइम था जब फॉक्स यूएफसी को कवर भी नहीं करता था और अब फॉक्स ने डील साइन कर रखी है यूएफसी के साथ। और 2011 में यूएफसी ने स्ट्राइक फोर्स को खरीद लिया और इस प्रमोशन से डीसी, ल्यूक रॉकहोल्ड, निक डियाज, अलिस्टर ओवरीम जैसे फाइटर यूएफसी में आए और साथ ही साथ यहीं से वुमेन फाइटिंग स्टार्ट हुई। स्ट्राइक फोर्स ने रोंडा रोजी और मिसा टेट जैसी वुमेन्स फाइटर यूएफसी को दिया जिन्होंने इस पूरे बिजनेस को चेंज कर दिया। और उससे एक साल पहले डैना वाइट ने टीएमजी के एक इंटरव्यू में बोला था कि वुमेन्स यूएफसी में कभी फाइट नहीं करेगी। और 2016 में यूएफसी का न्यूयॉर्क सिटी से बैन भी हट गया था और यूएफसी कम से कम 20 साल तक बैन था न्यूयॉर्क में क्योंकि वहां पे एक करप्ट पॉलिटिशियन था जिसे यूएफसी सच में पसंद नहीं थी और उसी की वजह से यूएफसी 20 साल तक बैन था न्यूयॉर्क में। और 2016 में यूएफसी फ्रेंचाइज $4 बिलियन में बिक गई और ये स्पोर्ट्स हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन था। और ऑल्सो डैना वाइट ने भी इससे बहुत सारे पैसे कमाए। और फन फैक्ट, काफी ज्यादा कंपनीज थी जो $4 बिलियन से ज्यादा पे करने के लिए रेडी थी यूएफसी को, पर डैना वाइट ऐसी कंपनियों के साथ काम नहीं करना चाहता था जिनके साथ उन्हें फ्यूचर में दिक्कत आई। और फिर 2016 से 2020 तक बहुत कुछ हुआ लाइक यूएफसी का हाईएस्ट पेपर व्यू बाइज कॉनर वर्सेस खबीब था और भी बहुत सारे न्यू सुपरस्टार्स यूएफसी में आए लाइक मैसविडाल। फ्रॉम द बिगनिंग यूएफसी एक अंडरडॉग टाइप का स्पोर्ट था जिसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी और काफ़ी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, पर डैना वाइट और फर्टिटा ब्रदर्स ने यूएफसी और एमएमए को चेंज कर दिया। और जो ट्रस्ट डैना और फर्टिटा ब्रदर्स के बीच में था वो सच में एडमायर करने वाली बात है क्योंकि फर्टिटा ब्रदर्स ने इस कंपनी में $40 मिलियन लॉस किए और उन्होंने एक बार भी डैना वाइट को ब्लेम नहीं किया। When everybody wants to know who the boss is, who runs the UFC, who does this or that, this is the
big boss right here. This is the big boss. This is the one that me and Lorenzo answer to right here. Big brother. Frank. और 2020 में पेंडेमिक के टाइम UFC स्टिल अपने इवेंट करवा रहा है और अभी सिर्फ स्पोर्ट्स में मिक्स मार्शल आर्ट ही है जहां इवेंट्स हो रहे हैं। और लास्ट वीक बेलाटोर ने भी कमबैक किया और ONE FC भी जल्दी कमबैक करने वाला है और अभी कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है जिसके इवेंट्स हो रहे हैं। और स्टिल मीडिया तब भी UFC को क्रिटिसाइज कर रही थी और बोल रही थी कि UFC को इस पेंडेमिक में शो नहीं करवाने चाहिए और मीडिया UFC 1 में भी रॉन्ग थी और मीडिया आज भी रॉन्ग है। सो हिस्ट्री ऑफ UFC पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट करने के बाद आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स और मुझे ऐसा भी लगा कि पार्ट 2 के लास्ट में मैंने चीज़ें बहुत जल्दी एक्सप्लेन करना चालू कर दिया, मतलब मैंने रश कर दिया एंड में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी। न्यूयॉर्क सिटी बैन वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी, लाइक ये चार्ट जहाँ पे रेड ब्लॉक उन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे UFC बैन था और ग्रीन ब्लॉक उन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे UFC अनबैन हो गया था। और भी बहुत सारी चीजें थी, लाइक वो पॉलिटिशियन किस तरीके से कोशिश कर रहे थे UFC को बैन करने की। न्यूयॉर्क में वो कुछ ट्रेलर्स भी रिलीज कर रहे थे इंटरनेट पे जहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये स्पोर्ट्स कितना डेंजरस है बच्चों के लिए और ये एक डिक मूव था। और ESPN की डील के बारे में भी मैंने बात नहीं करी। UFC ने ESPN के साथ 5 ईयर्स की डील साइन करी है जहाँ पे उन्हें साल में 30 इवेंट करवाने हैं। सो इसलिए हमें कुछ इवेंट्स इस पेंडेमिक में भी देखने को मिल रहे हैं और वो भी थर्सडे को, क्योंकि UFC ने 30 इवेंट्स की डील साइन कर रखी है। और एक टाइम था जब UFC साल में सिर्फ 5 इवेंट करवाती थी और अब एक टाइम है जब UFC साल में 30 इवेंट करवाती है। और एक टाइम था जब UFC में 5000 फैंस आते थे और अब एक टाइम है जब UFC के इवेंट्स में 55,000 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं इवेंट को देखने। और UFC 205 फर्स्ट इवेंट था जो न्यूयॉर्क में हुआ और उसका गेट $17 मिलियन था और अभी UFC का एस्टीमेट प्राइस $10 मिलियन है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। Shit is way too easy, I swear it doesn't please me. I'm like a reaper gleaning when I take my pick and squeeze it and feel its power breezing, soon be 6 feet deep. Believe I'm bored of being at the peak, so time to see what lies beneath. What's Gucci, my gamer? What's brewing, my gamer? Got that enchanted shit, Lapis Lazuli, my gamer. Little bitch is always pissed at me no matter what, so they can suck this dick I made with $400. Cause I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying, I'm fully stacked diamonds.